आप देख रहे हैं मनी नाइन। मैं हूं प्रियंका संभा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप हर महीने छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट यानी कि सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्ट कीजिए, या फिर एक मुश्त एक साथ लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अब कौन सा चुने ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपके बटुए का हाल क्या है। क्या आपके बटुए में इतने पैसे हैं कि आप एक साथ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या रुक रुक कर आप करने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। लेकिन सवाल तब भी खड़ा होता है जब आपके पास अचानक कोई बोनस आ जाए, कोई भी विंडफॉल गेन आ जाए और आपके हाथ में एक मुश्त रकम हो, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस एक मुश्त रकम को एक साथ डाला जाए या सिप के तौर पर डाला जाए। तो आज इसी सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सूर्या भाटिया, सीएफपी हैं सूर्या, और हम इनसे समझने वाले हैं कि सिप वर्सेस लमसम, ये एक जो बैटल चलता है, इसमें कौन सा बेहतर है और आपको कौन सा रूट कब चुनना चाहिए। हाय सूर्या, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने एक वर्ड का यूज किया, वर्सेस लमसम बैटल। इस बैटल में क्या कोई एक विनर हो सकता है, या फिर ये हर इंडिविजुअल के अपने सिचुएशन के मुताबिक तय होगा कि कौन होगा विनर? नहीं, बिल्कुल ठीक सवाल है प्रियंका आपका। हमेशा हम देखते हैं ये हमेशा एक दुविधा रहता है सबके दिमाग के अंदर कि क्या हम एसआईपी करें, क्या हम लमसम को निवेश करें, क्या हमारे लिए बेहतर है। दोनों निवेश अपने तरीके से अच्छे हैं। देखना आपको ये है कि आप किस प्रोफाइल में बैठते हैं। अगर आपके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है और मैं आपको बोलूं नहीं इस पैसे को आप बैंक में रहने दीजिएगा, इसको हम एसआईपी करेंगे, तो जो आपने एसआईपी करनी शुरू करी वो तो एक अच्छा माध्यम है आपको निवेश करने का, पर जो आपका बाकी पैसा बैंक में बच गया उसका क्या करेंगे आप? वो तो आपकी जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक के अंदर, और उस पर टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा और ना ही आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये दुविधा सबको रहेगी। तो अगर लमसम है उसको आप लमसम निवेश करिएगा। अगर आपके पास रेगुलर अमाउंट नहीं है, एक सिस्टमैटिक फ्लो से पैसा आता है, जैसे सैलरी क्लास के एम्प्लॉयज की बात करते हैं, तो आपको पता है कि पहली तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी, तो उस केस के अंदर एसआईपी एक बेटर माध्यम है निवेश करने का, और उससे आपको डिसिप्लिन भी मिलता है, जो कि आप हर जगह आप अगर पढ़ते भी हैं, बात भी करते हैं, तो एक डिसिप्लिन अप्रोच भी आपको मिल जाती है और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी आ जाती है। तो लमसम जो करना है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट आपकी थोड़ी ज्यादा महंगी है, महंगी से हम तात्पर्य ये लेते हैं यहाँ पर कि अगर आपकी जो पी वैल्यूएशन है, जो पी रेशियो है मार्केट की, अगर वो एक्सपेंसिव साइड पे है, तो भी थोड़ा सा उसको आप स्टैगर करके निवेश कर सकते हैं, पर वो दोबारा एसआईपी नहीं करेंगे। उसके लिए जो आप यूज करते हैं स्ट्रैटेजी, उसको बोला जाता है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जो कि एक एसआईपी की तरह ही चलता है, बट उसमें आप लमसम डालने के बजाय आप 6 महीने साल भर में डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट्स कैसी चल रही हैं उसको आप डिवाइड करके निवेश कर सकते हैं। और अगर हाँ जी, मैं ये समझना चाहती हूँ, ये तो हम समझ गए कि आप या तो सिप करें अगर आपकी इनकम फ्लो उस तरह की है, एक साथ पैसा है वो डालिए, या फिर आप लमसम और सिप के बीच में एक एसटीपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन क्या रिटर्न के मामले में इन दोनों में कोई फर्क पड़ता है क्या, कि मैं अगर सिप चूज करूं या लमसम चूज करूं तो क्या रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है? देखिए, थोड़ा डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है इस रिटर्न्स के अंदर। तो एसआईपी अगर हम बात करते हैं तो एवरेजिंग ऑफ रिटर्न्स आपकी हो जाती है, जो कि मैंने अभी पहले बात करी, एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। बट अगर आप जो निवेश कर रहे हैं लंबी अवधि के लिए करते हैं तो वो भी आपकी प्रून डाउन हो जाती है, बिकॉज जितना समय आप मार्केट में आप निवेश रहते हैं, मार्केट उसको अपने आप एडजस्ट कर देती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं, 10 साल का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी ने एसआईपी किया हुआ है पिछले 10 साल से, और मानकर चलते हैं 5,000 रुपए की राशि अगर वो निवेश कर रहे हैं 10 साल के लिए, तो टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उनकी हो जाती है 6 लाख रुपए की। और उसकी रिटर्न अगर हम निफ्टी 50 के ऊपर अगर कंपैरिजन करके देखें तो आपकी जो एवरेज कैगर आती है वो आती है 16.1%, जिसकी टोटल जो राशि हो जाती है वो हो जाती है 13,95,000, 13.95 लाख। अब इसी पैसे को अगर आप लमसम की तरह से बात करते हैं तो आप 6 लाख को डाल देंगे 10 साल की अवधि के लिए, तो जो आपकी जो रिटर्न आएगी
जो रिटर्न आपकी आती है सिमिलर पीरियड के लिए 10 साल के लिए वो आती है 15%, और जो वैल्यू आती है आपकी वो आती है 24,29,000, 24.29 लाख। तो डेफिनेटली अमाउंट आपकी ज्यादा है लमसम में, जो कि लॉजिकल भी है क्योंकि आपने 10 साल पहले पैसा डाल दिया था। पर जो आपकी रिटर्न है, कैगर है आपकी जिसको बोला जाता है, उसका जो डिफरेंस है, वैसे तो एक 1% का डिफरेंस आपको आता है 1.1% का, पर क्या ये काफी मायने रखता है? आपको ये सवाल का जवाब खुद देना पड़ेगा कि आपके पास क्या लमसम है या आपके पास एसआईपी है। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है निवेश करने के लिए तो मुझे एसआईपी के जरिए ही जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वेट करिए 3 साल के लिए, 4 साल के लिए पैसा इकट्ठा करिए फिर लमसम डालिए। आपके पास आपके जो कैश फ्लोज आपको परमिट करते हैं, इन अकॉर्डेंस टू दैट यू हैव टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपके बटवे पर निर्भर करेगा कि कितना पैसा है। अच्छा, कई लोग सोचते हैं, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन दिखाई उसमें भी हमें दिख रहा है कि लमसम जब डाला तो ज्यादा रिटर्न मिला, तो मुझे ऐसा लग सकता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं कहीं से भी पैसे उधार लेकर के ये इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर देती हूँ, लमसम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जो कैलकुलेशन है उसमें नजर आ रहा है कि मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा अगर मैं लमसम पैसा डालूं। इस आइडिया को आप फाइनेंशियल प्लानिंग के निगाह से कैसा देखते हैं कि मैं उधार ले लूं और लमसम पैसा डाल दूं, जो उधारी लिया वो मैं चुकाती रहूंगी, पर कम से कम मेरा पैसा तो इन्वेस्ट हो जाएगा, मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। देखिए, यही फर्क है। आपने बोला कि रिटर्न ज्यादा मिली है, हमें रिटर्न ज्यादा नहीं मिली है, हमें रिटर्न कम मिली है। एसआईपी के अंदर आपकी रिटर्न जो आ रही थी वो आ रही थी 16.1%। लमसम आपने निवेश किया, आपकी रिटर्न आई 15%। जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं वो लमसम में ज्यादा हैं और एसआईपी में कम है, जो कि बिल्कुल वाजिब है क्योंकि आप एक लमसम पैसा 10 साल के लिए आपने इकट्ठा डाल दिया। यहां पर आप 5,000 रुपए करके प्रति माह डाल रहे हैं अगले 10 साल के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पैसे की आती है जो कि आपको एसआईपी के माध्यम पे नहीं मिलेगी, क्योंकि लमसम आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो रिटर्न वाइज इसमें एसआईपी बेहतर है 1% से, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करेंगे तो वो तो डेफिनेटली आपको लमसम में ही ज्यादा मिलेगी अगर नॉर्मल मार्केट्स की बात करते हैं। और यहाँ पर हमने 10 साल का एक पीरियड लिया है जो कि काफी अच्छा पीरियड है, जिसके अंदर आपने कई उतराव बढ़ाव सारे मार्केट्स के आपने देख लिए हैं। राइट, तो लेकिन आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या उधार लेकर के मुझे लमसम निवेश करना चाहिए? ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बड़ा मिस्टेक हो सकता है, लोगों को लगता है कि उधार लेकर के करें निवेश। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको उधार लेकर निवेश नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि आपका जो आपने लोन लिया उसको जो आपने रीपे करना है उसकी राशि तो फिक्स है। बोरोइंग कॉस्ट ऑन एनी लोन विल नॉट बी लेस देन 7 to 8 to 9% ऑन द लोएस्ट साइड। आपका जो सबसे सस्ती दर होती है लोन की वो हाउसिंग लोन की होती है, जो कि 6.6 से लेकर 7% तक की आपका दर चल रही है। जो भी आप लोन लेंगे इसके अलावा इससे 2 से 3% वो आपको महंगा ही मिलेगा। इस लोन को लेकर अगर आपने 9% पे लोन लिया, उसको आपने निवेश किया मार्केट के अंदर, और मार्केट में जैसे आपने एग्जांपल की बात करी आपने कमाया 15% लमसम के अंदर, तो आपकी एक्चुअल रिटर्न कितनी आई? 6%। 6% की रिटर्न जो कि गारंटीड नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूं, वो गारंटी रिटर्न नहीं है, वो मार्केट नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। उसके लिए क्या आप ये रिस्क लेना चाहेंगे? क्योंकि जो लोन की दर है वो तो गारंटीड है, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप ज्यादा कमाएं या आप कम कमाएं। तो इसलिए हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप लोन लेकर उसको इन्वेस्ट करें। अच्छा सूर्या, अभी जिस तरह का बाजार हम देख रहे हैं एकदम हाईज बना रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, लेकिन 60,000 के आसपास मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। जब इस तरह का बाजार और कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहे तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? सिप रूट चुने या लमसम का रूट चुने? अगर आपके पास लमसम है ही नहीं तो आपके पास ऑप्शन नहीं है लमसम, लोन को हम रिकमेंड नहीं करते, तो उस केस में तो आप एसआईपी ही करेंगे। ये क्वेश्चन उनके लिए सूट करता है जिनके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है। उस केस में हम ये रिकमेंड करते हैं कि उसको आप स्टैगर करके इन्वेस्ट करिएगा। इस बाजार में इस वैल्यूएशन के ऊपर लमसम आप इन्वेस्ट मत करिएगा। अगर आपके पास जो भी राशि है उसको स्टैगर करिए अगले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और अगर बीच में मार्केट में आप गिरावट देखते हैं तो उस पैसे को फिर आप ट्रांसफर कर सकते हैं उसी फंड में जिसके अंदर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं।
एक बात जो मैं बहुत सुनती हूँ कि जब मार्केट गिरावट की तरफ रहे या मार्केट जब फॉल दिखा रहे हो तब आपको लमसम निवेश करना चाहिए, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हो तब शिफ्ट करना चाहिए। क्या जी, ये सही है, ये स्ट्रैटेजी सही है? बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, पर प्रॉब्लम सर्विस में ये आती है प्रियंका, कि आप इसको टाइम नहीं कर सकते। आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि अब मार्केट सस्ती है या अब मार्केट महंगी है? ये आप खुद डिफाइन करेंगे, और कैसे करेंगे? क्योंकि देखा ये गया है, जब मार्केट का सही समय होता है निवेश करने का, मतलब कि मार्केट काफी गिरी हुई है, तब निवेशक बाजार से भागता है, क्योंकि उसको लगता है पैनिक सेट इन हो चुका है, तभी मार्केट गिर रही है। और अगर मार्केट गिर रही है, उसको लगता है मार्केट यहां से और गिरेगी, और गिरेगी के इंटेंशन से वो मार्केट में निवेश कर ही नहीं पाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लीजिए, 2020 में जब पैंडेमिक आया था, मार्च अप्रैल के महीने में जब मार्केट 26,000 का आंकड़ा टच कर रही थी, कितने निवेशक हैं जिन्होंने लमसम निवेश किया? आपकी एसआईपीस चल रही थी क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड पे थी, पर लमसम किसनों ने निवेश किया? आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे रिडेम्पशन भी हमने उस समय देखे थे। अच्छा, सिप की एक और खास बात है कि कई कई एएमसीज ऐसी भी हैं जो आपको माइक्रो सिप यानी कि 100 रुपए तक का भी निवेश करने के लिए आपके पास ऑप्शंस देती हैं। आप बिल्कुल। मानते हैं सिप फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अमाउंट जो है अपने हिसाब से उससे शुरू कर सकते हैं, और क्या कम रुपए से भी शुरू की जाए सिप? आपको ये सही लगता है 100 रुपए के माइक्रो सिप जैसे प्रोडक्ट से? देखिए, कोई भी अमाउंट कम नहीं मानी जाती है। एवरी इन्वेस्टर हैज टू सी देयर ओन कैश प्रोफाइल एंड कैश फ्लोस। मेरा कैश फ्लो आपके कैश फ्लो से हमेशा डिफरेंट रहेगा। सब निवेशकों का यही हाल है। तो अगर किसी के पास कम मात्रा में राशि है निवेश करने की, तो इस कारण से कि मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मैं निवेश नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आपके पास ये माइक्रोसेप की ऑप्शन है, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी अच्छी ऑप्शन है। आप इससे शुरुआत करिएगा, और धीरे धीरे आपको एक हैबिट हो जाएगी। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि डिसिप्लिन लाना। एक बार डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ जाएगा निवेश करने के लिए, तो जब आपकी सैलरी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, या आपके पास ज्यादा मात्रा में पैसा आएगा, तो आप खुद ही निवेश करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको हैबिट हो गई है सेविंग करने की। अच्छा सूर्य, एक सिप की डेट को लेकर के एक बड़ा मिथ रहता है कि महीने के शुरुआत में अगर हम करेंगे सिप तो शायद हमारा रिटर्न कुछ ऐसा होगा, शायद महीने के एंड की तरफ करेंगे तो शायद हम बेटर रिटर्न कमा रहे होंगे। तो क्या कोई ऐसा शुभ मुहूर्त होता है सिप शुरू करने का एक महीने में, कि आप कौन सी डेट रखें? कई लोग ये भी कंप्लेन करते हैं हमारी जिस दिन सिप होती है उसी दिन मार्केट जो है वो बहुत ही ऊंचा जाया रहता है। तो कोई आपके पास कोई ट्रिक है क्या कि सिप की कौन सी वो सही तारीख है? देखिए, हर कोई लॉ ऑफ मर्फी में बिलीव करता है कि जो मेरे साथ होता है बस वही गलत होता है, बाकी सब ठीक हो रहा होता है। दिस इज नॉट ट्रू। इंडिकेटर्स देखते हैं आप, अगर आप पुराने आंकड़े निकालेंगे तो हाँ, कई लोग ये बोलते हैं कि आप लास्ट डेज पे करेंगे तो थोड़ी सी मात्रा परसेंटेज रिटर्न्स की आपकी बढ़ जाती है। आई पर्सनली डोंट बिलीव दैट इज द राइट लॉजिक। सिंपल सा लॉजिक है, आप लंबे समय के लिए निवेश करिए, सही सही मात्रा में निवेश करिए, अपने कैश फ्लो को देखकर निवेश करिए, और जितनी लंबी अवधि के लिए चला पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। फंड्स को डाइवर्सिफाई रखिएगा। कभी कभी किसी समय पे शुरू की डेट्स की एसआईपी की रिटर्न परफॉर्मेंस बेटर आएगी, कभी किसी की मिड ऑफ द मंथ की परफॉर्मेंस बेटर आएगी, कभी लास्ट डेज में आएगी। तो कैसे इसको कंट्रोल करेंगे आप? अगर आप एसआईपीज कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी डेट्स थोड़ी सी डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, तो आप शुरुआत में, मिडिल ऑफ द मंथ में एंड क्लोजर ऑफ द मंथ में अपनी सिप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। अगर आप सपोज करिए 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करना चाहते हैं, या आपने 2 या 3 फंड मार्केट से लिए हैं, तो एक फंड आपका 5 तारीख को जा सकता है, एक 15 तारीख को जा सकता है, और एक 25 तारीख को जा सकता है। तो ऑटोमेटिकली जो आपका ये रिस्क फैक्टर जो आपको लगता है कि आपके साथ हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं है, बट वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने निवेश के। थैंक यू सो मच सूर्या, बहुत ही काम की बात आपने बताई। वैसे मैं क्या करती हूँ, मैं महीने के पहले 10 दिन में ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि आखिर तक हो सकता है मेरे पैसे ही उस महीने खत्म हो जाएंगे, ये मैं बोलने इसलिए वाला था आपको, प्रियंका। जितनी शीघ्रता से हो जी, उससे का काम पहले कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके, मेरे, हम सबके भविष्य की प्लानिंग का हिस्सा है। आई थैंक यू सो टोटली एग्री। मच थैंक यू सो मच सूर्या थैंक यू फॉर योर प्रियंका। टाइम। थैंक यू। तो सूर्या भाटिया बताते हुए, सिप वर्सेस लमसम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है कि आप निवेश शुरू करें और पहला कदम उठाएं जितनी जल्दी
हो सके। तो मनी 9 देखते रहिए और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।